नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। दीमक कीट से फसलों में होता है भारी नुकसान, करें समय पर नियंत्रण। मछली सह बत्तख पालन करके कमाएं अच्छा मुनाफा। किसान भाइयों, अपने राज्य में पानी की बड़ी समस्या है और ऐसे में यदि फसलों में दीमक कीट का प्रकोप हो जाए तो पूरी की पूरी फसल चौपट हो सकती है। तो किसान भाइयों, आपकी इस समस्या को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप समय रहते इसकी रोकथाम के लिए उचित कदम उठाएं। तो आप इसकी रोकथाम कैसे करें, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर इरफान खान। जब किसान खेती करता है तो उसके सामने कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। उसमें जो समस्याएं हैं, चाहे वो मौसम की समस्या हो, चाहे वो सही भाव न मिलना हो, या अन्य कीट और रोग हैं उनके प्रकोप की समस्या हो। अगर हम इन फसलों की समस्याओं की बात करें तो बाजार और जो मौसम है वो किसान के नियंत्रण में नहीं होता। नियंत्रण में जो होता है वो आने वाली रोग और बीमारियां। जो बालू क्षेत्र वाले प्रदेश हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा जिस कीट का प्रकोप होता है, भूमिगत या भूमिजनित जिस कीट को बोलते हैं, वो है दीमक। जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें हैं, उनको काट के जो फसल है उनको नुकसान पहुंचाते हैं। अपने राज्य में शुष्क क्षेत्रों में दीमक का प्रकोप अधिक होता है और विभिन्न फसलों में दीमक कीट के प्रकोप से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। यदि समय रहते इस कीट पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इस कीट के द्वारा पूरी की पूरी फसल ही चौपट हो जाती है। इसकी पहचान के लक्षण ये होते हैं कि जैसे ही दीमक प्रभावित खेत में जाते हैं तो पेचेज में जगह जगह पे आपको जो फसल है वो सूखी हुई दिखाई देगी। जब आप इस फसल को उखाड़ के देखोगे तो उनकी जड़ है वो कटी हुई मिलेगी। कई बार है वो जड़ के साथ में आपको दीमक है वो भी मिल जाएगी, या खोद के देखने पे आपको दीमक मिल जाएगी। तो दीमक उन जो खेत हैं उनमें ज़्यादा आती है जहाँ पे जो खाद प्रयुक्त किया गया है वो गला सड़ा हुआ नहीं हो। अगर किसान भाई कच्चा खाद का प्रयोग करेंगे तो उनके खेतों में वो दीमक की समस्या वो हमेशा बनी रहेगी। तो दीमक के नियंत्रण के लिए सर्वप्रथम यही है कि किसान जब भी अपने खेत में खाद डालते हैं तो खाद है वो हमेशा सड़ी गली खाद है वो होनी चाहिए। एक दीमक का प्रकोप उस क्षेत्रों में ज़्यादा होता है जहाँ पे जैसे फसलों में जो फसल की सिंचाई करते हैं तो उसके बीच में है वो सूखा आ जाता है या सूखापन होता है, या किसान है वो सिंचाई नहीं करता है, तो उस समय भी जो दीमक का प्रकोप है वो धीरे धीरे वो ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो उसके समेकित नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को जो बिजाई करते हैं उस समय से ये प्रारंभ कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, जिन खेतों में दीमक ने कॉलोनियां बना रखी हैं, उन क्षेत्रों में दीमक की कॉलोनियों को नष्ट करें ताकि आगे चलकर दीमक फसल को नुकसान न पहुंचा सके। खेतों में कच्चा गोबर नहीं डालें क्योंकि कच्चा गोबर डालने से दीमक का प्रकोप बढ़ता है। इसके अलावा दीमक से फसलों को बचाने के लिए खेत की अंतिम जुताई से पूर्व क्विनालफॉस 25 किलो चूर्ण प्रति हेक्टेयर प्रयोग करके खेत में मिला देवें। तो उसके समेकित नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को बिजाई करते हैं उस समय से ये प्रारंभ कर देनी चाहिए। जब वो खेत की तैयारी करते हैं तो जो भी वो खाद का प्रयोग कर रहे हैं, गोबर की खाद का प्रयोग कर रहे हैं, गोबर की खाद हमेशा वो गली सड़ी होनी चाहिए, पुरानी होनी चाहिए, और उस गली सड़ी खाद में बेवेरिया बेसियाना नामक जो बायो कंट्रोल एजेंट आता है उसका प्रयोग करना चाहिए। उनको 100 किलो अगर खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो 1 से 1.5 किलो बेवेरिया बेसियाना पाउडर को गुणित करके है वो अपने खेत में है वो खाद का भुरकाव करना चाहिए। इसी प्रकार किसान है वो नीम की खल का भी प्रयोग कर सकता है। नीम की खल 250 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है नीम की खल का वो प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में जो समेकित कीट नियंत्रण आता है उसमें है बीजोपचार।
बीजोपचार किसान कोई भी फसल लगाते हैं जिनमें दीमक की समस्या ज़्यादा होती है, उस समय उनको हमेशा एक इंसेक्टिसाइड से बीजोपचार करना चाहिए। पिपरोनिल 5% का 4 से 5 ml प्रति किलोग्राम के हिसाब से किसान अगर बीजोपचार करके अगर अपनी फसल बोता है तो इस कीट का प्रकोप है वो न के बराबर या नगण्य रहेगा। अगर फिर भी खड़ी फसल में इस कीट का प्रकोप होता है तो सिंचाई के साथ में फिप्रोनिल 4 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग की जा सकती है। इसी प्रकार नीम आधारित अगर नीम ऑयल का प्रयोग कर रहे हैं तो नीम खड़ी फसल में नीम ऑयल का है वो भी प्रयोग किया जा सकता है। और हमेशा जो गली सड़ी खाद है उसका प्रयोग करके भी किसान भाई ये इस जो हानिकारक कीट है इससे बच सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, देश में नीली क्रांति यानी मछली पालन की असीम संभावनाएं हैं और कई किसान इससे अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। अगर किसान मछली पालन के साथ अन्य कृषि सह व्यवसायों को अपनाए तो इससे और भी अधिक आमदनी कमा सकते हैं। तो चलिए मछली सह बत्तख पालन के बारे में विस्तार से जानते हैं। किसान भाइयों, जहाँ पे खेती वर्षा आधारित है एवं यहाँ के खेती समेकित कृषि के तरफ हमारे परंपरागत तरीके से हम खेती करते आए हैं, इसको व्यावसायिक रूप देने के लिए किस प्रकार आप बत्तख पालन को अपना सकते हैं एवं बत्तख के साथ साथ खेती एवं अन्य जो समेकित कृषि के अवयव हैं उनको अपनाकर आप व्यवसायी बन सकते हैं, उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। मछली सह बत्तख पालन हेतु वर्ष भर तालाब में पानी भरा रहे ऐसे तालाब का चयन करना चाहिए और तालाब की गहराई कम से कम 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर तक रखें। इस प्रकार के तालाब कम से कम आधा हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर के हो सकते हैं। तो हमारे किसान जिनके पास तालाब हैं वह तालाब में मछली पालन सह बत्तख पालन को अपनाकर व्यावसायिक रूप दे सकते हैं। ऐसे में अगर देखा गया है कि जो किसान के पास 1 एकड़ का एक तालाब है तो वह 500 बत्तख पालन कर सकते हैं, जिसमें उनकी लागत खर्च काफ़ी कम होगा और मुनाफा काफ़ी अधिक होगा। तालाब में मछली पालन के साथ बत्तख पालन लाभप्रद व्यवसाय है। मछली सह बत्तख पालन से प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष 5000 किलोग्राम मछली, 15000 से 18000 अंडे और 500 से 600 किलोग्राम बत्तख के मांस का उत्पादन किया जा सकता है। इस प्रकार के मछली पालन में न तो जल क्षेत्र में कोई खाद उर्वरक डालने की आवश्यकता होती है और न ही मछलियों को पूरक आहार देने की आवश्यकता होती है। मछली पालन पर लगने वाली लागत 40 से 60% कम हो जाती है। अगर अंडा उत्पादन के लिए बत्तख पालन किसान करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छी प्रजाति खाकी कैम्बल प्रजाति है। इसमें अंडा करीब 280 से 300 अंडा प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता है। अब खाकी कैम्बल बत्तख पालन करने के जो विभिन्न तरीके होंगे उसमें सबसे पहले चूजा पालन और उसके प्रबंधन की बात हम करना चाहेंगे। चूजा जो कि 1 दिन का आप लेंगे वो अच्छे फार्म से लेंगे। चूजा का पालन थोड़ा जटिल ज़रूर होता है, लेकिन किसान अगर ध्यान दें तो उससे सफल हो सकते हैं। चूजों के लिए शुरुआती सप्ताह में 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होगी और बत्तख को पानी में भीगने से बचाने की ज़रूरत होगी। इन दोनों प्रबंधन व्यवस्था आप करें। साथ में प्री स्टार्टर जो दाना है
उसको दाना का जो आकार है, प्रकार है, वह दोनों पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हाई प्रोटीन दाना उस समय उसकी आवश्यकता होती है ताकि जो चूजे एक दिन के हैं वो तेज़ी से बढ़ेंगे। जब एक जगह बत्तख इकट्ठा हो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि उन्हें ठंड लग रही है, तो ऐसे में आप तापमान को निर्धारित करेंगे और जहाँ पे आप चूजा पालन कर रहे हैं वह जगह में फ्रेश ऑक्सीजन की मात्रा भी हो। बात की जाए तो बत्तख दिन के समय तालाब में विचरण करती हैं। रात में उन्हें घर की जरूरत होती है। तालाब की मेड़ पर बांस लकड़ी से बत्तख का आवास हवादार व सुरक्षित बनाना चाहिए, जिसमें आवास का आधा भाग तालाब के पानी के ऊपर और आधा भाग तालाब की मेड़ पर होना चाहिए। इस प्रकार के आवास के रखने का प्रमुख कारण यह है कि बत्तखों द्वारा बचा हुआ आहार, गिरा हुआ आहार तथा बत्तखों के मलमूत्र सीधे तालाब में गिरे और बत्तख घर को हमेशा साफ सुथरा और सूखा रखना चाहिए। बत्तखों का बाड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि प्रति बत्तख कम से कम आधा वर्ग मीटर की जगह हो। जो दाना आपको देना है वह लेयर दाना पे आपको जाना होगा। जब अंडा उत्पादन का समय आ जाएगा उसमें कैल्शियम अलग से आप दे सकते हैं। करीब करीब आहार का 4% से 6% हम कहते हैं कि उसमें कैल्शियम का ज़रूर उपलब्धता हो। सही अंडा बने, अंडे के छिलके मजबूत हों और अंडा देने की जो संख्या है वह सफिशिएंटली जितना हम अनुमानित कर रहे हैं उतना अंडा आपको मिले। और आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य में सरसों की खेती बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है और जिन किसान ने सरसों की बुआई कर दी है उनकी फसल बढ़वार की शुरुआती अवस्था में है और इस फसल में इस समय आरा मक्खी कीट का प्रकोप हो सकता है। तो किसान भाइयों, आप किस प्रकार से करें आरा मक्खी कीट का नियंत्रण, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किसान भाइयों, सरसों में अगर किसी कीट का आक्रमण ज़्यादा होता है तो वो लाही का आक्रमण ज़्यादा होता है और दूसरे नंबर पे जो आता है आरा मक्खी है। आरी के जैसा एक है और इसका जो रंग होता है काला धूसर रंग का होता है और ये बड़ा ही गंदा मटमैला सा दिखता है। आरा मक्खी कीट का धड़ नारंगी, सिर व पैर काले रंग तथा पंखों का रंग धुएं जैसा होता है। सुंडियों का रंग गहरा हरा होता है जिनके ऊपरी भाग पर काले धब्बों की 3 कतारें होती हैं। पूर्ण विकसित सुंडियों की लंबाई 1.5 से 2.0 सेंटीमीटर तक होती है। किसान भाइयों, अगर आरा मक्खी जैसे प्रकोप होता है तो बहुत छोटे अवस्था से इसका प्रकोप शुरू हो जाता है और ये अक्टूबर माह से शुरू होता है। अक्टूबर माह से लेके जनवरी तक इसका प्रकोप खूब ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए क्या है कि पत्तों पे छोटे अवस्था पे ही पत्ता अगर खाया हुआ मिले, छेद मिले, तो किसान भाई धूप निकलने से पहले अपने खेतों पे, जब धूप सुबह 7 बजे से पहले, ठंड के मौसम में 7 बजे तक धूप आती है, तो उसके पहले अगर जाते हैं तो इस कीड़े को देखेंगे, क्योंकि ये जो है धूप निकलने के बाद ये छुप जाता है, ये जड़ों में या छाए वाले स्थान पे ये चला जाता है। तो इसको नहीं देखेंगे और इसका सिर्फ क्षति का लक्षण आपको दिखेगा। इस कीड़े की सुंडियां इन फसलों के उगते ही पत्तों को काट कर खा जाती हैं। इस कीड़े का अधिक प्रकोप सरसों में होता है। अधिक आक्रमण के समय सुंडियां तने की छाल तक भी खा जाती हैं। किसान भाई
समय रहते सरसों की फसल में आरा मक्खी कीट का नियंत्रण किस तरह से करें, जो इस प्रकार से है। किसान भाइयों, इसके लिए नियंत्रण हम लोग क्या करेंगे कि निरीक्षण करना पड़ेगा। जिस समय आपको ये दिख जाए कि हमारे खेतों पे आक्रमण हुआ है, आप कोई एक छोटा सा थैला ले लें या छोटा बैग ले लें। उसमें क्या करें, आप इसके चुन चुन के जितना संभव हो चुन लिया करें और किसी गहरे गड्ढे में इसको गाड़ दें। गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करें। कम संख्या में सुंडियां हो तो उन्हें पकड़कर नष्ट कर दें। फसल की सिंचाई समय पर करें, जिससे कीड़े की सुंडियां पानी में डूबकर मर जाती हैं। फसल में इस कीड़े का अधिक प्रकोप होने पर 20 लीटर गौमूत्र में 5 नीम की पत्ती का काढ़ा मिलाकर 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। आरा मक्खी के लिए जो उसका रोकथाम है, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है। बहुत ठंड को आरा मक्खी बर्दाश्त नहीं करती है। उस समय अगर आरा मक्खी का प्रकोप ज़्यादा हो तो पटवन एक कर दिया जाए, जिससे कि ठंड बढ़ जाए, तो इससे भी इसका बहुत हद तक नियंत्रण हो जाता है। रही बात जैविक नियंत्रण की, तो इसमें पर्सिलिया स्पेसीज है जिसको कि हम लोग व्यवहार कर सकते हैं। अगर कहीं उपलब्ध हो तो किसान भाई इसको भी व्यवहार में ला सकते हैं, जो कि जैविक खेती के लिए उत्तम होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, इसमें रासायनिक दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मिथाइल डिमाटोन है, इमिडाक्लोरोपिड है। इसका 1 ml प्रति लीटर के दर से घोल बना के छिड़काव करें तो इससे बचाव हो जाएगा। तो इस तरह से इसका निदान किया जा सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव रजोपा, जिला कोटा से गिरधारी लाल जी ने। आप पोटैटो प्लांटर यंत्र के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो गिरधारी लाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, आलू बुवाई का यंत्र। इसको अंग्रेजी में पोटैटो प्लांटर कहते हैं। यह यंत्र आलू की बुवाई के लिए काम आता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। एक साधारण तरीके के यंत्र, दूसरा सेमी ऑटोमेटिक यंत्र और तीसरा फुल्ली ऑटोमेटिक यंत्र। जो सेमी ऑटोमेटिक प्लांटर होता है वो 4 रो का बनाया जाता है और जो ऑटोमेटिक होता है वो 2 रो और 4 रो का बनाया जाता है। जो सेमी ऑटोमेटिक प्लांटर होता है उसके अंदर हमें 4 रो के लिए 4 आदमियों की बिठाने की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको 4 रो सेमी ऑटोमेटिक प्लांटर भी कहते हैं कई जगह। और जो ऑटोमेटिक प्लांटर होता है उसमें किसी भी प्रकार की आदमी की आवश्यकता नहीं होती है और इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इसमें सीड की साइज अगर प्रॉपर साइज नहीं है तो वो पिकअप करने में परेशानी होती है। सिर्फ हम ट्रैक्टर में लगा करके एक बार उसके अंदर आलू का बीज भर दें और ये चलाएं खेत में तो आराम से वो अपने आप सारे कार्य करता है, लेकिन वो कीमत लागत अधिक होती है। दूसरा, उसमें कुछ और अन्य लिमिटेशन भी हैं। उसमें आपका जो आलू का बीज है वो सुनिश्चित है कि इतने से इतने साइज का होना चाहिए, क्योंकि उसमें कप या नोज टाइप की जो होती हैं, या तो उसके अंदर रखा जाता है, उस पर कप पे रखा जाता है, या जो नोज है उनसे आलू को पकड़ा जाता है। तो उसकी एक लिमिटेशन है
कि इतने से छोटा नहीं होना चाहिए, इतने से बड़ा नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से ऑटोमेटिक प्लांटर में आवश्यकता होती है। इसलिए किसानों को सेमी ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर के लिए हम लोग ज़्यादा अनुशंसित करते हैं। सेमी ऑटोमेटिक प्लांटर में इस तरह की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इसमें इसकी जो बनावट हम देखें तो जो सीड बनावट बिल्कुल सीड ड्रिल की तरह होती है। इसमें एक तो खाद का बक्स होता है जिससे हम चारों रो में 4 फ्लूटेड रोलर लगे रहते हैं, तो जितना चाहें उतना नियंत्रित करके खाद हम डाल सकते हैं। दूसरा एक बक्स होता है जो 4 खन में 4 नीचे जाकर के 4 भाग में डिवाइड हो जाता है, और इसके 4 रो के लिए 4 जो है रोटरी सेल लगे रहते हैं। रोटरी सेल के माध्यम से जो आदमी जो बैठता है पीछे, वो एक हाथ से उठा करके वो सेल के अंदर आलू को रखता जाता है। और इसमें जो ट्रैक्टर में जब हम हिच करके चलाते हैं तो जैसा सीड ड्रिल में ड्राइव व्हील होता है जिससे सीड और फर्टिलाइज़र का बक्स की चाल मिलती है, इसी तरह से इसमें ये रोटरी जो सेल होता है उसको चाल मिलती है। ये घूमता जाता है तो ये जा कर के जैसे ही जो है ट्यूब के सामने आता है ये गिर जाता है। हम इस हिसाब से बुवाई करें, इस हिसाब से खेत पर शुरू से मशीन लगा करके चलें कि हमें 2 से अधिक आड़ियाँ ना लगाना। इस यंत्र में लोहे का एक फ्रेम होता है जिसमें फरो ओपनर लगे होते हैं। फ्रेम पर एक सीड बॉक्स जिसमें आलू भरे जाते हैं, इसको हॉपर भी कहते हैं। इसमें कतारों की संख्या अनुसार 2, 3 या 4 घूमने वाली डिस्क लगी होती है जिसमें आलू के साइज के होल कटे होते हैं। यह डिस्क चेन द्वारा ग्राउंड व्हील की सहायता से घूमती है जो कि फ्रेम पर लगा होता है। सभी डिस्क के पीछे एक एक सीट लगी होती है जिस पर आलू डालने वाले व्यक्ति बैठते हैं। फ्रेम के पिछले भाग में फरो ओपनर के पीछे मिट्टी चढ़ाने वाले रेजर लगे होते हैं जो कि कुंड में आलू गिरने के बाद उसे फौरन मिट्टी से ढक देते हैं और उस पर मिट्टी चढ़ाकर मेड़ बना देते हैं। इसमें एक उपयोग के समय ध्यान देने की चीज़ है, सावधानी रखने की चीज़ है कि हमेशा स्किल्ड लेबर को बिठाना चाहिए जिससे कि वह ध्यानपूर्वक हर एक सेल के अंदर जो है आलू रखता रहे। किसान भाइयों, इसको चलाने के लिए 35 HP ट्रैक्टर से अधिक ट्रैक्टर की आवश्यकता नहीं है जो सेमी ऑटोमेटिक है, लेकिन जो ऑटोमेटिक प्लांटर होते हैं वो थोड़े बड़े साइज के बन रहे हैं, वो 50 HP से ऊपर के ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। दूसरा जो सेमी ऑटोमेटिक प्लांटर है उसकी कीमत भी 60 से 70 हज़ार रुपये के लगभग होती है, और जो फुली ऑटोमेटिक प्लांटर होते हैं उनकी कीमत एकदम से जस्ट दुगनी हो जाती है। 90,000, 1 लाख, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए, इस तरह से उसकी कीमत बढ़ती जाती है। यहाँ मानव शक्ति का उपयोग प्लस में होता है, वहाँ मानव शक्ति का उपयोग घट जाता है, लेकिन मशीन का मूल्य बढ़ जाता है। यंत्रों की कीमत इसमें लगी डिस्कों के आधार पर निर्धारित होती है। तो किसान भाइयों, यदि आप पोटैटो प्लांटर खरीदना चाहते हैं तो यंत्र की कीमत और इस पर मिलने वाले अनुदान के बारे में जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क करें। किसान भाइयों, कृषि यंत्रों की विशेष जानकारी के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र और केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में भी देख सकते हैं। आप कृषि यंत्रों का, उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग, रख रखाव, इसकी सबकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आप 3, 4 वर्ष, 5 वर्ष तक कम देखभाल के मशीन का उपयोग कर सकें। यही हमारी उम्मीद है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-rajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।